आज स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत एक सवाल से, क्या एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज ये सवाल बहुत लोगों के मन में है, बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या ओमिक्रॉन की तीसरी लहर इतनी विकराल होगी कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की नौबत आ जाएगी। ऐसे सवालों के पीछे दिल्ली और मुंबई से आते हुए मामले हैं और वहां से जो लॉकडाउन से है जुड़ी दो खबरें आपको बताते हैं। आज स्पेशल रिपोर्ट में अगले 1 घंटे तक हम आपको लॉकडाउन और ओमिक्रॉन के संक्रमण से जुड़ी जानकारी देंगे ताकि आप पूरी तस्वीर समझ सकें, आने वाले दिनों में क्या हो सकता है इसका अंदाजा लगा सकें। दिल्ली में मिनी लॉकडाउन की वापसी। एक बार फिर लॉक हो सकती है मुंबई। लॉकडाउन से कितना दूर खड़ा है देश। देश में 10 हॉटस्पॉट की डरावनी रिपोर्ट। चपेट में नेता, फिर रैलियों में पाबंदी कम। शहर शहर शुरू हो गया कोविड का कहर। ओमिक्रॉन वाला आपातकाल। अगर आप मुंबई में रहते हैं, आप दिल्ली में रहते हैं, तो हमारी ये रिपोर्ट कोरोना को लेकर आपके मन में कई प्रश्नों के उत्तर दे देगी। सबसे पहले बात दिल्ली की करते हैं। आज दिल्ली सरकार की तरफ से वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया, यानी शनिवार और रविवार को दिल्ली में लॉकडाउन लगेगा। दिल्ली वालों के लिए वीकेंड लॉकडाउन का मतलब क्या है, कैसे अब दिल्ली में रहने वालों को 2 दिन घरों में ही रहना होगा, सिर्फ आपातकाल सेवाएं ही चालू रहेंगी। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो समझिए नई गाइडलाइंस के हिसाब से क्या पाबंदियां लगाई गई हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। आज 4 जनवरी है, लेकिन आप दिल्ली में रहते हैं तो 3 दिन बाद यानी 8 जनवरी और 9 जनवरी को राजधानी में रहने वालों को घरों के अंदर ही रहना होगा। ओमिक्रॉन के संक्रमण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। इसका सीधा मतलब ये कि ओमिक्रॉन ने दिल्ली वालों की जिंदगी को 2 दिन के लिए घरों के अंदर लॉक कर दिया है। जो लोग दिल्ली में रहते हैं उन सभी लोगों को वीकेंड कर्फ्यू का पालन करना होगा। शनिवार और रविवार को दिल्ली वालों को आपातकाल की स्थिति में ही घर के बाहर जाने की इजाजत होगी। दिल्ली वालों पर दूसरी लहर के समाप्त होने के बाद अभी तक ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी। अब 48 घंटों के लिए दिल्ली वाले अपनी मर्जी से घर से बाहर नहीं जा सकेंगे। घबराए नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। मास्क को एक हथियार बनाएं, साथ साथ बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, और जब निकलें तो अगर मेट्रो या ट्रेन से बस से जा रहे हैं तो उसमें भी ध्यान रखें कि मास्क लगा के चलेंगे। लेकिन सैटरडे संडे पूरी तरह से कर्फ्यू रहेगा। ये फैसला क्यों किया गया और वीकेंड कर्फ्यू में क्या बंद रहेगा, क्या खुलेगा, ये आपको बताएंगे। उससे पहले दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जरूरी जानकारी देते हैं। दिल्ली में बीते 24 घंटों में करीब 5481 नए मामले हैं। अगर 3 जनवरी के आंकड़ों को देखें तो 4099 नए केस आए थे। वहीं 1 जनवरी को 4100 नए केस सामने आए, यानी लगातार केस बढ़ रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इस वक्त दिल्ली में करीब 11000 एक्टिव केस हैं। 350 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। हॉस्पिटल में भर्ती 350 मरीजों में 124 संक्रमितों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, जबकि 7 वेंटिलेटर पर हैं। अगर ऑक्सीजन पे देखें तो 124 लोग हैं कुल मिला के, और वेंटिलेटर पे देखें तो 7 लोग हैं। तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ओमिक्रॉन का अभी तक का जो बिहेवियर है, अभी तक का जो जिन लोगों को ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन हो रहा है, उनको बहुत माइल्ड सिम्टम्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं और जल्दी ठीक हो जा रहे हैं। ये दिल्ली में ओमिक्रॉन की लेटेस्ट हेल्थ रिपोर्ट है। अब आपको बताते हैं कि इस वीकेंड से दिल्ली में क्या बदलने वाला है। दिल्ली वालों के लिए ये जानकारी बहुत जरूरी है। एक लाइन में समझें तो नाइट कर्फ्यू के बाद अब दिल्ली में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लौट आया है। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान दिल्ली में इमरजेंसी सेवाओं के अलावा किसी को घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी।
हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, बस और रेलवे स्टेशन जाने वालों को वीकेंड कर्फ्यू के दौरान छूट रहेगी। मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम, मार्केट और निजी दफ्तर बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट में बैठकर खाना नहीं खा सकते, सिर्फ होम डिलीवरी हो सकती है। एसेंशियल सर्विसेज पहले से पिछले 2 साल से लगभग चल रहा है, तो खाने से लेके और मेडिकल से लेके और पुलिस और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं एसेंशियल सर्विस में, इमरजेंसी सर्विसेज में, फूड आइटम, सब्जी और ये सब को नहीं रोका जाएगा। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के साथ साथ 2 और बड़े फैसले किए गए हैं। अब दिल्ली के सभी सरकारी दफ्तरों में जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी कर्मचारी ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम करेंगे। वहीं प्राइवेट दफ्तरों में 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करना होगा। दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी बसें और मेट्रो पूरी क्षमता के साथ चलेंगी, लेकिन बिना मास्क के मुसाफिरों को एंट्री नहीं मिलेगी। दिल्ली में कोरोना के बढ़े संक्रमण को देखते हुए वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है। राजधानी दिल्ली में कोविड के चपेट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी तक आ चुके हैं। आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट के जरिए संक्रमित होने की जानकारी साझा की। मैं कोविड पॉजिटिव पाया गया हूँ, हल्के लक्षण हैं। मैंने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है। पिछले कुछ दिनों में जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया खुद को आइसोलेट कर लें और अपनी जांच कराएं। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 4000 से ज्यादा केसेस आए हैं, 10,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू भी लगा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है उस वजह से डीडीएमए ने भी एक आपात बैठक बुलाई है। लेकिन बड़ी खबर यही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। खतरा बड़ा है, संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। ऐसे में छोटी सी लापरवाही महा खतरे को दावत देने जैसा होगा। जिस तरह से देश की राजधानी में लगातार संक्रमण दर में इजाफा हो रहा है, देखना यह भी होगा कि क्या अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है या नहीं। फिलहाल दिल्ली के अस्पतालों में 500 से ज्यादा मरीज कोरोना के भर्ती हैं और ऐसी स्थिति में आने वाले दिनों में इस बात का आकलन किया जाएगा कि क्या अस्पताल में गंभीर मरीजों की संख्या बढ़ रही है या नहीं, और उसके बाद ही यह फैसला लिया जाएगा कि क्या दिल्ली में और पाबंदियों की जरूरत है या नहीं। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। हम आपको दिल्ली में ओमिक्रॉन पर एक्सपर्ट्स की चेतावनी के बारे में बताएं, उससे पहले सुनवाते हैं आज तक से बातचीत के दौरान स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कोरोना पर क्या कहा है। सुनिए। 100 बेड की यहाँ अस्पताल बनेगी और सारी व्यवस्था यहाँ होगी। यहाँ से पीजीआई सेंटर चंडीगढ़ 200 किलोमीटर दूर होता है और टर्शरी केयर के लिए यहाँ से मरीज को वहां तक जाने की बाद में नौबत नहीं आएगी। लोकल ही मरीज को ट्रीटमेंट मिल पाएगी। इसलिए फिरोजपुर और उसके इर्द गिर्द आए हुए सभी क्षेत्र के लोगों को भी बहुत फायदा होगा। प्रधानमंत्री की रैली के लिए किस तरह का रिस्पांस देख रहे हैं? फार्मर्स विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन ये अब की सबसे बड़ी रैली है, आप लोगों की क्या तैयारी है उसकी? मैं आज सुबह से पंजाब में हूँ, फिरोजपुर में हूँ। फिरोजपुर की जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी की रैली में आने की जो तैयारी मैंने देखी, प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में जाने का उत्साह देखा, उसको देखते हुए मैं इतना बोल सकता हूँ कि जनता स्वयं प्रधानमंत्री जी की इस रैली में आएंगे। सर, एक बड़ा डिबेट ये है कि आज अरविंद केजरीवाल पॉजिटिव हो गए हैं, उससे पहले कई नेता हैं, बाबुल सुप्रियो हैं, बाकी लोग हैं, और एक मांग हो रही है कि नाइट कर्फ्यूज लग रहे हैं, बाकी कर्ब्स लग रहे हैं, दिल्ली में भी कर्ब लग रहे हैं। तो जो इलेक्शन बाउंड स्टेट्स हैं उनमें किसी तरह का प्रतिबंध या पब्लिक रैलीज, पॉलिटिकल रैलीज पे ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये एक मास वायलेशन ऑफ कोविड। ये स्टेट का विषय है और भारत सरकार की ओर से समय समय पर एडवाइजरी दी जाती है। उसके आधार पर अपने स्टेट की स्थिति को देखते हुए सब स्टेट डिसीजन करते हैं। पर सर, एक टाइम पे केंद्र भी तो इस तरह की एडवाइजरी देते हैं। नहीं, भारत सरकार ने समय समय पर एडवाइजरी दी ही है। सर, एक और जो विवाद आया है वो कोवैक्सीन को लेकर है, जहाँ पे डेट्स बढ़ाए गए। आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन दिया कि जो एक्सपायरी डेट है वो बढ़ा रहे हैं, पर उसकी एक वजह है। पर लोगों में जिस तरह का एक एंजाइटी है उसको लेकर कैसे एड्रेस करेंगे आप कोवैक्सीन? देश को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सारी चीजें, सारी वैक्सीनेशन ड्राइव, वैक्सीन की एक्सपायरी डेट, ये सब साइंटिफिक होता है। जिसको चाहे वो बढ़ा दे, जिसको चाहे वो कम कर दे, ऐसा नहीं हो सकता है, साइंटिफिक होता है। सर, थर्ड वेव के लिए पूरी तैयारी है मोदी सरकार की? आपने देखा होगा कंटिन्यूस भारत सरकार की ओर से सभी स्टेट के साथ मीटिंग करके
कोविड क्राइसिस के सामने लड़ने की तैयारी हमने करके रखी है। तैयारी पूरी है, लो वैक्सीनेशन ड्राइव है जैसे कि पंजाब में है, लेकिन उससे पहले मनसुख मंडाविया जो कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने सीधे हमसे बात की है। कैमरा पर्सन दलवीर सिंह के साथ कमलजीत संधू, फिरोजपुर, आज तक। देश की राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 5,481 नए मामले हैं। यह आंकड़ा पिछले रिकॉर्ड से 1,300 ज्यादा है। यानी दिल्ली में तेजी से ओमिक्रॉन का संक्रमण अब बढ़ रहा है। एक्सपर्ट्स दिल्ली को लेकर क्या चेतावनी दे रहे हैं, हम आपको रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। राजधानी दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू की वजह तेजी से फैल रहा ओमिक्रॉन वाला संक्रमण है। कोविड टेस्ट की रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली का सबसे बड़ा विलन ओमिक्रॉन है। हर 10 संक्रमित मरीजों में 9 मरीज ओमिक्रॉन की चपेट में आए। यानी दिल्ली को तेजी से कोरोना एक बार फिर बीमार बना रहा है। लेकिन महा खतरे के बीच बाजारों से लेकर सब्जी मंडियों में कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, लेकिन दिल्ली के बाजारों में हालात और एहतियात, इन दोनों पे बड़ा सवाल है। आपको लोग बहुतायत में बिना मास्क के दिखाई देते हैं। मास्क पहना भी है तो मास्क ढंग से नहीं पहना है लोगों ने, या तो चेहरे के नीचे सामने देखिए बात करते हुए आ रहे हैं। कुछ इसी हालात में लोग दिखाई देते हैं। कोरोना के मामले दिल्ली में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन एहतियात जो है वो भी अभी दिल्ली वाले बिल्कुल मास्क अप नहीं हुए हैं पूरी तरह से। ये सब्जी मंडी का हाल है। सोचिए, अगर यहाँ एक भी संक्रमित आया तो तमाम लोगों तक ओमिक्रॉन का फैलना तय है। अब आप दिल्ली के चांदनी चौक के दृश्य से कोविड के खिलाफ लड़ाई का हाल देखिए। कोरोना की तीसरी लहर और साथ ही साथ ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए देश में जगह जगह पर पाबंदियां लगाने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। राजधानी की बात करें तो इस वक्त हम मौजूद हैं चांदनी चौक के इलाके में, जहां पर आप देख सकते हैं कि सभी तरह की जो कोविड प्रोटोकॉल है उनका पालन बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, ना कोई मास्क पहन रहा है और ना ही किसी तरह की बेसिक कोविड प्रोटोकॉल का यहाँ पर पालन किया जा रहा है। दिल्ली पर ओमिक्रॉन का खतरा कितना बड़ा और भयावह है, ये LNJP हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर सुरेश कुमार ने समझाया। जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, आपने देखा होगा कि 0.5 से और 6 से ऊपर आने में बहुत कम टाइम लगा। जो ओमिक्रॉन है उसका जो फैक्टर है, R0 फैक्टर है, वो बहुत ज्यादा है, डेल्टा से 3 गुना ज्यादा है, 18 से भी ज्यादा है। इसका मतलब ये कि बहुत कम टाइम में जो केसेस हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं। तो नेट जो इसका ये कि हमें ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स पॉजिटिव आ रहे हैं, और यदि हम देखें कि हॉस्पिटल में जो भर्ती होने के जो व्यक्ति हैं वो भी थोड़ी अभी संख्या बढ़ी है। डेल्टा से कई गुना तेजी से ओमिक्रॉन लोगों को अपना शिकार बना रहा है। यानी इधर सावधानी हटी और उधर संक्रमित होने की घटना घटी। दिल्ली में कोरोना के मौजूदा मामलों को देखते हुए डॉक्टरों का कहना है कि आने वाले दिनों में हॉस्पिटल्स पर तेजी से दबाव बढ़ने वाला है। निश्चित रूप से लोड बढ़ेगा, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और हमने देखा है कि फर्स्ट वेव में, सेकेंड वेव में भी जब बहुत सारे व्यक्ति संक्रमित होते हैं, इन्फेक्ट होते हैं, यदि आप देखेंगे तो उनमें कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको कि ऑलरेडी लंबी बीमारी होती है, जैसे कि सांस की तकलीफ है, टीबी के पेशेंट्स हैं, कैंसर के पेशेंट्स हैं, लीवर के पेशेंट हैं, डायलिसिस के पेशेंट हैं, गर्भवती महिला हैं, उनमें इन्फेक्शन होता है तो उनको भर्ती की आवश्यकता होती है। अब ऐसे में क्या करना होगा, ये समझना बहुत जरूरी है। डॉक्टरों का कहना है कि कोविड बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है। दिल्ली में कई बच्चे कोविड से संक्रमित पाए गए। संक्रमित बच्चों के गले में इन्फेक्शन हुआ, कुछ बच्चों में डायरिया पाया गया। ऐसे में कोविड के बढ़ते संक्रमण के दौरान बच्चों को ज्यादा से ज्यादा घरों के अंदर रखना ही सही होगा। बच्चों को लेकर घर वालों को सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। वैसे अब तक ओमिक्रॉन संक्रमितों में जो लक्षण देखे गए वो डराने वाले नहीं हैं। हालांकि कब कोरोना का वेरिएंट अपना रूप बदलकर वायलेंट हो जाए कहा नहीं जा सकता। हमने देखा है कि जो ओमिक्रॉन है, अब ज्यादातर जो केसेस आ रहे हैं ओमिक्रॉन की वजह से आ रहे हैं। ओमिक्रॉन में जो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है बहुत कम है, बहुत माइल्ड केसेस आ रहे हैं। हमने डेल्टा में देखा कि सारे पेशेंट्स को आईसीयू की आवश्यकता थी, सारे पेशेंट्स के ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप्स हो रहे थे। इसमें ओमिक्रॉन में ज्यादातर पेशेंट स्टेबल हैं, परंतु हमें
विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बताया कि वो ग्रुप जिसमें कि ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे कि एल्डरली और कैंसर के पेशेंट, पर जो रिकवरी का रेट है ओमिक्रॉन में वो भी तेज है, बड़ा फास्ट रिकवरी हो रही है, बड़ी तेजी से वायरस आता है, फैलता है, स्प्रेड होता है, इन्फेक्शन तेज है, 3 गुना ज्यादा है डेल्टा से, पर साथ ही साथ कॉम्प्लिकेशंस कम है और रिकवरी फास्ट है। आंकड़े यही बता रहे हैं कि कोरोना का प्रचंड रूप नियंत्रण में आने की बजाय हर नए दिन और ज्यादा विकराल होता जा रहा है। दिल्ली तो दिल्ली, देश के लिए ये खतरा कितना बड़ा है, WHO के साथ साथ नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य वी.के. पॉल भी चेता चुके हैं। बीते साल दूसरी लहर के दौरान 7 मई 2021 को देश में सबसे ज्यादा 4,14,433 नए मामले आए थे, लेकिन तीसरी लहर जब पीक पर पहुंचेगी तो एक दिन में 14 लाख मामलों की आशंका जाहिर की गई है, यानी दूसरी लहर से 10 लाख ज्यादा केस। दूसरी लहर के दौरान जब 4 लाख केस आए थे तो देश भर में क्या हाल हुआ था, यह आज तक कोई नहीं भूला है। ऐसे में जब एक दिन में 14 लाख केस आएंगे तो क्या होगा, सोचकर ही कलेजा कांप उठता है। एक्सपर्ट पहले ही तीसरी लहर के दौरान 14 लाख केस प्रतिदिन की चेतावनी जारी कर चुके हैं। जो भी हो रहा है, हम इसमें भी पूरी तरह से कहना कि डेल्टा है, दोबारा वाला डेल्टा है, ओमिक्रॉन की, ये इमर्ज हो रहा है, लेकिन द फैक्ट इज एट दिस वेरी टाइम द सर्ज बीइंग एक्सपीरियंस इन यूके इज टू द ट्यून ऑफ 14-15 लाख पर डे। कोरोना फुल स्पीड में नए शिकार की तलाश में घूम रहा है। भले ही वो अदृश्य है, लेकिन अगर 2 गज की दूरी और मास्क का पालन किया जाए तो उसे हराया जा सकता है। आने वाले दिनों में, और हेल्थ एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगातार और बढ़ोतरी होगी, लेकिन अगर आप मास्क लगाते हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका सुरक्षा कवच मजबूत होता रहेगा। आज तक की टीम दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल के ओमिक्रॉन वार्ड के अंदर पहुंची। ओमिक्रॉन वार्ड के अंदर से आपको दिखाते हैं एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। राजधानी में लगातार कोविड के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ ओमिक्रॉन वेरिएंट का जो खतरा है वो भी अब तक टला नहीं है। बात LNJP अस्पताल की करें तो LNJP अस्पताल में राहत की खबर जरूर है, क्योंकि 135 मरीज जो इस अस्पताल में भर्ती हुए थे जिन्हें ओमिक्रॉन था, उनमें से अब 105 मरीज यानी कि लगभग 100 से ज्यादा मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। और ऐसे में हमारे जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स यानी कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, वो लगातार उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और इसीलिए इतनी भारी संख्या में सभी मरीज ठीक होकर अपने घर जा रहे हैं। लेकिन एहतियात बरतने की जरूरत बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि दिल्ली भी एक हॉटस्पॉट बन चुका है, जहां पर करीब रोज 4 से 5 हजार मामले देखने को मिल रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए इस वक्त हम मौजूद हैं LNJP अस्पताल के बनाए गए रामलीला मैदान के हॉस्पिटल में, जिसे एक पूरी तरह से कोविड वार्ड में कन्वर्ट कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे बेड्स के इंतजाम कर दिए गए और साथ ही साथ यहाँ पर ओमिक्रॉन वेरिएंट और कोविड के पेशेंट्स को भर्ती किया गया है। आज मुंबई में कोरोना के नए मामले 10,000 के पार पहुंच गए। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर का कहना है कि अगर आने वाले दिनों में नए केस के आंकड़े 20,000 के पार पहुंचे तो एक बार फिर माया नगरी में लॉकडाउन लग सकता है। दिल्ली की तरह मुंबई में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। इसी बीच कोरोना का हॉटस्पॉट माना जा रहा कौडिल्या क्रूज है, उस शिप में भी गोवा से मुंबई पहुंच चुका है। कौडिल्या क्रूज शिप, नाम तो सुना ही होगा। जी हां, ये वही क्रूज है जिस पर समीर वानखेड़े की टीम ने बीते अक्टूबर में रेड किया था और दावा किया था कि यहां ड्रग्स पार्टी चल रही है। इसी जहाज से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को भी पकड़ा गया था। एक बार फिर ये कौडिल्या क्रूज शिप खबरों में है, क्योंकि ये कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया है। जहाज के अंदर ये अफरा तफरी उस समय मची जब यात्रियों को पता चला कि शिप पर 66 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उनकी मांग थी कि उन्हें गोवा में उतरने दिया जाए ताकि वो संक्रमित ना हो, मगर तमाम हंगामे के बावजूद इन्हें गोवा में उतरने नहीं दिया गया। पॉजिटिव लोगों के साथ ही नेगेटिव यात्रियों को वापस क्रूज में गोवा से मुंबई रवाना कर दिया गया।
जब ये कॉर्डिला क्रूज शिप मुंबई इंटरनेशनल टर्मिनल पर आएगी तो पॉजिटिव और नेगेटिव पेशेंट के साथ क्या किया जाएगा। दरअसल बीएमसी ने पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए 4 ऑप्शन रखे हैं। या तो वो अपना जो क्वारंटाइन पीरियड है वो शिप के अंदर ही निकाले, अगर असिम्टोमेटिक है तो उनको होटल की व्यवस्था की जाएगी, वो होटल में भी शिफ्ट हो सकते हैं। अगर सिम्टम्स है तो वो बाइकल्ला स्थित जो कोविड-19 का जंबो फैसिलिटी है वहां पर भी जा सकते हैं, और जो पेशेंट्स को ज्यादा सीरियस सिम्टम्स है उनको वो अस्पताल में ट्रांसफर करेगी। लेकिन जो नेगेटिव पेशेंट्स है उसके लिए बीएमसी ने कहा है कि जितने नेगेटिव पेशेंट्स हैं उनको दोबारा आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाएगा, और जब तक उनके रिपोर्ट्स नहीं आते उनको शिप में ही रहना पड़ेगा। सुनिए, रविवार को जब ये गोवा पहुंचा था तब कैसे ये खबर मिली थी कि चालक दल का एक सदस्य कोरोना पॉजिटिव है। अराउंड 10 o'clock उसका अराइवल था। अराउंड 9 o'clock हमको इन्फॉर्मेशन मिल गया शिप के डॉक्टर से कि एक क्रू पॉजिटिव एंटीजन टेस्ट में मिला है। खबर मिलते ही गोवा में शिप को डॉक पर भी नहीं जाने दिया गया। पानी के बीच ही जहाज खड़ा रहा। पीपीई किट पहने मेडिकल टीम के सदस्य जहाज पर पहुंचे और क्रू के साथ ही यात्री समेत सभी 2017 लोगों का आरटीपीसीआर टेस्ट किया। कल शाम रिपोर्ट आई तो 6 चालक दल और 60 यात्री पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद जहाज को वापस मुंबई रवाना कर दिया गया। कॉर्डेलिया मैनेजमेंट का दावा है कि कुछ यात्रियों ने वहां अस्पताल में भर्ती होने से इनकार कर दिया, जबकि शिप एजेंट का दावा है कि कुछ लोगों को अस्पताल ले जाया गया था लेकिन उन्हें वापस शिप पर सवार कर मुंबई भेज दिया गया। जब इन लोगों को पता चला कि शिप मूव नहीं हो रही है तो ये लोग जब इंक्वायर किए तो पता चला कि कुछ गड़बड़ है शिप में। तो 2-3 घंटे बाद पता चलता है कि एक क्रू मेंबर पॉजिटिव पाया गया है, तो पूरी खलबली मच गई शिप में। उसके बाद 4-5 घंटे के बाद एक टीम आती है पीपी किट में, जैसे आपने बताया, और 2016 लोगों का उन्होंने टेस्ट किया। टेस्ट करने में 2-4 घंटे लग गए, रिजल्ट आने में 5-6 घंटे लगे। मतलब परसों जो शाम में निकलने वाली थी, कल शाम में आरटीपीसीआर का टेस्ट रिपोर्ट आया जिससे पता चला कि 66 लोग पॉजिटिव है। जब महाराष्ट्र में कोरोना की तेज रफ्तार है, मुंबई कोरोना हॉटस्पॉट बन चुकी है, तो फिर 2000 लोगों को एक शिप पर नए साल की मौज मस्ती मनाने की इजाजत क्यों दी गई? कहा जा रहा है कि गोवा पहुंचने पर अधिकारियों ने यात्रियों की आरटीपीसीआर रिपोर्ट मांगी, मगर ये रिपोर्ट उन्हें मुहैया नहीं कराई गई। तो क्या बिना आरटीपीसीआर टेस्ट के ही लोगों को शिप पर जाने दिया गया और वो कोरोना हॉटस्पॉट बन गया? सौरभ वक्तानिया के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। अब बात उन हॉटस्पॉट्स की जो खतरे की घंटी बजा रहे। दरअसल शहर शहर ओमिक्रॉन का कहर शुरू हो गया है। देखिए, पटियाला के मेडिकल कॉलेज में कोरोना विस्फोट हुआ है। 100 से ज्यादा स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले पटियाला के ही थापर यूनिवर्सिटी में भी 100 से ज्यादा छात्र पॉजिटिव निकले थे। वहीं आईआईटी खड़गपुर में भी कोरोना का क्लस्टर मिला है। यहां 18 दिसंबर को दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ था, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल हुए थे। इस दीक्षांत समारोह के लिए करीब 1.5 साल बाद छात्रों को कैंपस में बुलाया गया था। 27 दिसंबर तक कैंपस में 2000 छात्र आ चुके थे। कैंपस खुलने के 4 दिन के अंदर 31 छात्र पॉजिटिव निकले। नए आंकड़ों के मुताबिक छात्र और रिसर्चर को मिलाकर अब तक 60 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। नए साल का जश्न मनाने ऋषिकेश आए 28 सैलानी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ये सैलानी देश के अलग अलग राज्यों से आए थे। अब स्वास्थ्य विभाग पर्यटकों की ट्रैवल हिस्ट्री ढूंढने में जुट गई है। बिहार में कोरोना का कहर डॉक्टरों पर टूटा है। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एक साथ 96 सीनियर और जूनियर डॉक्टर कोरोना से संक्रमित पाए गए। चौंकाने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में आए 6 फरियादी भी संक्रमित पाए गए, तो दूसरी तरफ जेडीयू के दफ्तर में कोरोना से संक्रमित 5 लोग मिले हैं। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना ने तेजी से अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। कोलकाता के एनआरएस अस्पताल में करीब 70 चिकित्सक कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स और नर्स शामिल हैं। एनआरएस अस्पताल कोलकाता के बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक है। अगर आंकड़ों की बात करें तो कोलकाता में बीते एक हफ्ते में कोरोना के मामले में 1400% की वृद्धि हुई है। आज तक ब्यूरो।
और अब बात कोरोना के बढ़ते खौफ और खतरे के बीच हो रही चुनावी रैलियों की। कोरोना की तीसरी लहर देश में तकरीबन आ चुकी है। ऐसे में एक्सपर्ट्स चुनावी रैलियों को लेकर चेतावनी दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि चुनावी रैलियां कोरोना संक्रमण के लिए सुपर स्प्रेडर साबित हो सकती हैं। लेकिन जिस तरह से रैलियों को लेकर नेता लापरवाह दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि नेताओं को सिर्फ और सिर्फ चुनावों से मतलब है, कोरोना से नहीं, लोगों की जिंदगियों से नहीं। ओमिक्रॉन के तांडव के बाद राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन रैलियां धड़ल्ले से हो रही हैं। कोरोना की तीसरी लहर के डर से शहरों में धारा 144 लगा दी गई है, लेकिन रैलियों में भीड़ भयंकर है। रेस्तरां, जिम, स्पा, होटल, थिएटर, सिनेमा हॉल 50% क्षमता के साथ चलाने की परमिशन है, लेकिन चुनावी रैलियों में कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। कई राज्यों में मिनी लॉकडाउन लग चुका है, लेकिन चुनावी रैलियों में जितनी मर्जी चाहे भीड़ जुट सकती है। शादी बारातों में मेहमानों की गिनती चल रही है, लेकिन चुनावी रैलियों में आने वाले लोगों की कोई गिनती नहीं। चुनावी रैलियों में नेताओं के भाषण धुआंधार चल रहे हैं। ना कोई ओमिक्रॉन का खौफ है, ना कोई कोरोना का डर। और ये देश में उस वक्त हो रहा है जब कोरोना और उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का मीटर देश में तेजी से घूम रहा है। कोरोना की तीसरी लहर देश में आ चुकी है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 37,379 नए केस आए, जबकि ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 1,892 हो गए हैं। देश में कोरोना केस में 10% का उछाल आया है। कोरोना के इन बढ़ते मामलों के बीच भारतीय निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव की तैयारियों को लेकर अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। विधानसभा चुनावों का बिगुल बजते ही सभी पार्टियां वोटरों को साधने में जुटी हुई हैं। लेकिन राजनीतिक पार्टियां और उनके नेता मतदाताओं को रिझाने के लिए रैलियां कर रहे हैं। इन रैलियों में भारी भीड़ इकट्ठा हो रही है और इसीलिए कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए रैलियों में जुटने वाली भीड़ पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर चुनाव होने चाहिए? क्या देश में फैलते कोरोना के बीच नेताओं की रैलियां होनी चाहिए? क्या फैलते संक्रमण के बीच लोगों को वोट डालने जाना चाहिए? नेताओं को सब कुछ पता है, देश में तकरीबन तीसरी लहर आ चुकी है। नेताओं को सब कुछ पता है, कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट बेहद तेजी से फैलता है। नेताओं को सब कुछ पता है, कोरोना से बचने के लिए भीड़ को इकट्ठा नहीं करना है। फिर क्यों चुनावी रैलियों का नंबर आते ही नेता कोरोना के कहर से आंखें मूंद रहे हैं? चुनाव को लेकर पूर्व चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी ने कहा है कि कोरोना काल में चुनाव कराना इतना गलत नहीं है जितनी बड़ी गलती चुनावी रैलियों से हो रही है। जहां गलती की थी इलेक्शन कमीशन ने, जिस वजह से आज तक लोग उसको याद दिलाते हैं कि रैलीज को बैन नहीं किया था। इन सारी चीजों में पूरा कैंपेन बड़ा अच्छा और टीवी पे आते रहे, वर्चुअल कैंपेनिंग हो, सोशल मीडिया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम होती थी सिर्फ रैलीज में, जहां पे लाखों लोग शोल्डर टू शोल्डर बिल्कुल क्राउड करके जब आ जाते हैं, वो तो खतरे की घंटी है ही है। उसको रोकने की बंगाल में 8 फेज में हुआ, 6 फेज तक भीड़ पे भीड़ हो रही थी और सारा मीडिया चिल्ला रहा है, लोग चिल्ला रहा है कि साहब इतनी भीड़ आ रही है, इलेक्शन कमीशन क्यों कुछ नहीं कर रही? कुछ नहीं किया उन्होंने। जब नेता लोग ही थक गए और उन्होंने ही फैसला किया कि अब और मीटिंग नहीं करेंगे, तो अगला 1 घंटे के अंदर इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि भाई रैली पे बैन। तो रैली पे बैन तो पहले लगाना चाहिए था। और आज भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि रैली को बैन कर दो, बाकी हर चीज, हर गाइडलाइन परफेक्ट है, बहुत अच्छी है। और यूपी में धड़ाधड़ चुनावी रैलियां हो रही हैं, जनसभाएं हो रही हैं, रोड शो किए जा रहे हैं। पीएम मोदी लगातार यूपी चुनाव के मैदान में ताल ठोकते दिख रहे हैं। उनकी रैलियों में भारी भीड़ उमड़ रही है। मेरठ में 2 दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने रैली की थी, वहां पर भारी भीड़ उमड़ी। इस रैली में जितनी बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी और अभी जिस प्रकार से जिले में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, उससे खतरा बढ़ने की आशंका गहरा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बरेली में रोड शो के दौरान भारी जनसैलाब सड़कों पर उमड़ा था। 31 दिसंबर को बरेली के इस रोड शो से पहले शाह ने अयोध्या और संत कबीर नगर में भी जनसभा को संबोधित किया।
आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की लखनऊ के स्मृति उपवन रैली स्थल पर महारैली में भारी संख्या में लोग पहुंचे थे। केजरीवाल ने सोमवार को उत्तराखंड के देहरादून में रैली की। मंगलवार की सुबह उनके कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट सामने आई। इस खबर ने उनके संपर्क में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आए लोगों और नेताओं को डराना शुरू कर दिया है। वहीं इस रैली की भीड़ ने भी सबको डराया है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी यूपी में विजय यात्रा निकाल रहे हैं। अखिलेश यादव ने जौनपुर में ब्रह्मदेश समागम में भाग लिया। भगवान परशुराम की पूजा की और एक बड़ी रैली को भी संबोधित किया। इस रैली में भी भारी भीड़ उमड़ी। अखिलेश लगातार रैलियों में उमड़ने वाली भीड़ को राज्य सरकार के खिलाफ बन रहे माहौल से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियों में भी भारी जमावड़ा हो रहा है। मुख्यमंत्री को सुनने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री प्रदेश में कोविड नियमों को पूरी तरह से लागू कराने पर जोर दे रहे हैं, वहीं उनकी रैलियों में जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है वो बेहद हैरान करने वाली है। प्रियंका गांधी वाड्रा भी महिलाओं को एकजुट करने के लिए रैलियों का आयोजन कर रही हैं। लड़की हूं लड़ सकती हूं के तहत रैलियों का आयोजन हो रहा है। बरेली में प्रियंका ने मैराथन का आयोजन कराया, जहां भयंकर भगदड़ मच गई। इधर राजनीतिक दल चुनावी रैली, रोड शो और मैराथन कर रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग ने 5 चुनावी राज्यों के सचिवों को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि अपने राज्य में कोरोना का वैक्सीनेशन बढ़ाएं ताकि लोगों को कोरोना से बचाया जा सके। आज तक ब्यूरो। एक्सपर्ट्स की माने तो तीसरी लहर के चरम पर पहुंचने पर देश में 1,80,000 केस रोजाना आ सकते हैं। डेल्टा वेरिएंट के आने पर 5 में से 1 संक्रमित को अस्पताल की जरूरत होती थी। ओमिक्रॉन के मामलों में 10 में से 1 व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ सकती है और ऐसे में चुनावी रैलियां भी होने की उम्मीद है। ऐसे में ऑल इंडिया बार एसोसिएशन ने चुनाव आयोग से 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को स्थगित करने की मांग की है। लेकिन पूर्व चुनाव आयुक्त का इस पर क्या कहना है, आपको वो भी सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के लिए विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना बाकी है। रिपोर्ट्स की माने तो 14 से 20 जनवरी के बीच इन राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है। वहीं एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि देश में कोरोना की तीसरी लहर का पीक भी इसी महीने यानी जनवरी में आ सकता है। जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, आपको सबसे पहले दिखाते हैं उन राज्यों में कोरोना के कितने केसेस आ रहे हैं। यूपी में 4 जनवरी को कोरोना के 992 नए केस आए। 3 जनवरी को 570, 2 जनवरी को 552 केस आए। यूपी में अब तक ओमिक्रॉन के 8 मामलों की पुष्टि हुई है। उत्तराखंड में 3 जनवरी को कोरोना के 189 केस, 2 जनवरी को 259, 1 जनवरी को 118 केस आए। अब तक ओमिक्रॉन के 8 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। पंजाब में कोरोना की रफ्तार तेज है। यहाँ 3 जनवरी को कोरोना के 413 केस, 2 जनवरी को 383, 1 जनवरी को 316 केस आए। पंजाब में अभी तक ओमिक्रॉन के 1 केस की पुष्टि हुई है, जबकि गोवा में 3 जनवरी को 631, 2 जनवरी को 388 और 1 जनवरी को 310 कोविड केस आए थे। यहाँ अब तक ओमिक्रॉन के 5 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। 5वां चुनावी राज्य है मणिपुर। यहाँ 3 जनवरी को कोरोना के 20 केस, 2 जनवरी को 16 केस, 1 जनवरी को 19 केस आए और यहाँ अभी तक ओमिक्रॉन के 1 केस की पुष्टि हुई है। इन 5 राज्यों में चुनाव आयोग की टीम ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण के साथ 27 दिसंबर को कोरोना संक्रमण के हालात का जायजा लिया था और सरकार से इन राज्यों में टीकाकरण कार्यक्रम तेज करने को कहा था। लेकिन अब इन राज्यों में कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। ऑल इंडिया बार एसोसिएशन में चुनाव आयोग से 5 राज्यों में चुनाव स्थगित करने का अनुरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील आदिल सी अग्रवाल ने पत्र लिखकर कहा है
कि गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते पैदा हुए खतरे के समाप्त होने तक स्थगित किए जा सकते हैं। सी अग्रवाल ने कहा है कि समय पर चुनाव कराने की राजनीतिक दलों की आकांक्षाएं जीवन के आधार से अधिक बड़ी और अहम नहीं हो सकती और न ही होनी चाहिए। सीनियर वकील आदिश फी अग्रवाल ने कहा कि आजकल चुनावी रैलियों में बिना कोविड प्रोटोकॉल का पालन किए बड़ी संख्या में लोग जमा हो रहे हैं। हम आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन कह चुका है कि चुनाव समय पर होंगे। ऐसे में आज तक ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी से बात की। आइए आपको सुनाते हैं कि वो इस पर क्या कहते हैं। ये बेशक ओमिक्रॉन का एक गंभीर मसला शुरू हुआ, लेकिन हम ये ना भूलें कि इससे भी खतरनाक सिचुएशन तो पिछले साल थी जब ये कोविड आया ही था, और उस वक्त हम जानते भी नहीं थे कि कोविड होता क्या है और उससे कैसे डील करते हैं, और हमारी अस्पताल और फैसिलिटीज वगैरह जो थी वो उसके लिए इक्विप नहीं थी। उस वक्त हमने इलेक्शन किया, इलेक्शन कमीशन ने बिहार का इलेक्शन कराया कोविड गाइडलाइंस के साथ, और बहुत अच्छी वर्ल्ड क्लास गाइडलाइंस है वो, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि दुनिया भर में कोई 100 मुल्क थे जहां पे इलेक्शन होना था और सबने इलेक्शन कराया। SY कुरैशी ने साफ साफ कहा है कि चुनाव कराने में कोई बुराई नहीं, बशर्ते कोविड नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा हो। हम आपको बता दें कि दूसरी लहर के दौरान भी 4 राज्यों असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए थे। पश्चिम बंगाल में 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच 8 चरणों में चुनाव हुए। पश्चिम बंगाल में 14 मई 2021 को 20,846 केस के साथ कोरोना पीक पर था। तमिलनाडु में 6 अप्रैल को एक ही फेज में चुनाव हुआ। यहाँ 21 मई को 36,184 केस के साथ कोरोना पीक पर पहुंचा। केरल में भी 6 अप्रैल को एक ही फेज में चुनाव हुआ। यहाँ 8 मई को 41,971 केस के साथ कोरोना पीक पर पहुंचा। असम में 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल को 3 फेज में चुनाव हुआ। यहाँ 19 मई को 6,143 केस के साथ कोरोना पीक पर पहुंचा। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई वो ये कि इलेक्शन सावधानी के साथ कराए जा सकते हैं, लेकिन नेताओं की रैलियों और उसमें जुटने वाली भीड़ पर शिकंजा कसना बहुत जरूरी है। एक्सपर्ट्स भी सलाह दे रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को चुनावी रैलियों पर बहुत जल्दी सोचने की जरूरत है। आज तक ब्यूरो। कोरोना और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने इस वक्त पूरे वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा ताज्जुब अमेरिका को लेकर हो रहा है। यहां अमेरिका में एक दिन में 10 लाख नए केस आए हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस के संक्रमण ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जबकि एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अमेरिका में कोरोना का पीक आना अभी बाकी है। पिछले 24 घंटों में अमेरिका में कोरोना के 10 लाख नए केस आए हैं। हम आपको बता दें कि अब तक दुनिया के किसी भी देश में एक दिन के अंदर इतने ज्यादा केस नहीं आए थे। 4 दिन पहले अमेरिका में 24 घंटे के अंदर 5,90,000 लोग कोरोना से संक्रमित हुए थे। यानी महज 4 दिनों के अंदर यहां वायरस का संक्रमण 2 गुना हो गया है। कहा जा रहा है कि अमेरिका में संक्रमितों की संख्या और ज्यादा हो सकती है, क्योंकि अमेरिका में हजारों लोग घर में ही किट के जरिए कोरोना का टेस्ट करवा रहे हैं, जबकि सिर्फ सरकारी आंकड़ों की रिपोर्टिंग हो रही है। अमेरिका में कोरोना के तेजी से फैलने के चलते सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है। स्कूल और कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। अमेरिका के संक्रामक रोग विशेषज्ञ और सलाहकार डॉक्टर एंथनी फॉची का कहना है कि अभी पीक आना बाकी है। पिछले 15 दिनों में अमेरिका में कोरोना के मामलों में 201% की वृद्धि हुई है। पिछले 1 सप्ताह के दौरान अमेरिकी कांग्रेस के कई सांसद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आज तक ब्यूरो।